हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबाना। ये क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, पार्ट 1 है ये। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. मतलब 14 जुलाई 1789 की सुबह जो पेरिस सिटी थी वो चौंकी हुई थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने कमांड दी थी ट्रूप्स को। ट्रूप्स होते हैं, ट्रूप्स कहते हैं सेना को। मूव इनटू द सिटी, सिटी में जाने की। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अफवाह फैल गई थी कि आर्मी आएगी और ओपन फायर करेगी सिटीजन्स पे, मतलब पब्लिक पे फायर करेगी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. 7,000 मैन एंड वुमेन ने एक मिलिट्री से लड़ने का ग्रुप बनाया। कहाँ पे? टाउन हॉल के सामने, मतलब फ्रंट में। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंग तोड़ दी थी हथियारों को ढूंढने के लिए। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they had hoped to find hoarded ammunition. 100 लोगों का ग्रुप निकला ईस्टर्न पार्ट की तरफ, जहां पे थी बेस्टली जेल थी। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Through that were only 7 of them. लोगों की जो वहाँ का कमांडर था बेस्टली का, उससे लड़ाई हुई और वो मारा गया। और जो जेल के अंदर 7 कैदी बने हुए थे वो भी छूट गए। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power ऑफ द किंग। बेस्टली को सब हेट करते थे क्योंकि वो डेस्पोटिक पावर थी किंग की। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इनटू मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जिस दिन बेस्टली को तोड़ा गया था लोगों द्वारा, तो जो बेस्टली के पत्थर थे वो बहुत से लोग घरों में उठा कर ले गए और बहुत से लोग उसे मार्केट में बेचने के लिए ले गए, क्योंकि वो याद में रहना चाहते थे इस दिन हमने बेस्टली को ब्रोक करा था। द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब आपसी जो मतलब नेबरिंग कंट्री थी उनमें आपसी झगड़े हुए इन दोनों में, पेरिस में और कंट्री साइड। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत से पीपल अगेंस्ट थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के हाई प्राइस के लिए अगेंस्ट थे वो। मच लेटर व्हेन हिज हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, दो सो इट हैज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू एक्सक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस थ्रू मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट ऑफ दिस आउटकम। हाउ एंड व्हाई डिड इट हैपन? कैसे और क्यों हुआ था ये सब। अब इस लाइन को देखिए बहुत ध्यान से समझना। जो बहुत से हिस्टोरियंस आए थे वहां पर, जब वो वापस गए तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा था तो वो समझ गए कि यहाँ पे एक चिंगारी लग चुकी है रेवोल्यूशन की, एक चेन बन चुकी है, रेवोल्यूशन की एक चेन बन चुकी है जो कि ये आगे बढ़ती ही रहेगी। अब ये क्यों और कैसे हुआ था ये देखते हैं हम आगे के पार्ट में। अब ये फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब ये 18th सेंचुरी की बात की गई है। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग ascended the throne of France. He was 80 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा।
हिंदी में इसका मतलब समझते हैं। देखिए 1774 को लुइस 16 वहाँ के किंग बने और वो थे बर्बन फैमिली के। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड थे और उन्होंने मैरी एंटोनी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से मैरिड की दी थी। अब जब वो आए थे नए तो उन्होंने वहाँ पे क्या पाया कि वहाँ का जो ट्रेजर था, खजाना, वो खाली था। आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब वो क्यों खाली था? क्योंकि लंबे समय से जो फाइनेंशियल रिसोर्स थी वो ठप हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे चल रही थी वॉर। ठप होने का मतलब होता कि रुक गई थी। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at this immense place of Versailles. अब वर्सलाइस को मेंटेन करने की, वर्सलाइस के कोर्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए थे। तो क्या हुआ कि अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब लुइस 16 जो फ्रांस के किंग थे, उन्होंने हेल्प करी थी 13 कॉलोनीज की ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बंधे में थे वो, ब्रिटेन के कब्जे में थे वो 13 कॉलोनीज। अमेरिका की हेल्प करी थी। अब इसी कारण they were added more than $1 billion to a debt had already risen to more than $2 billion। अब एक साल 1 बिलियन लीवर्स तो उन पे लगान चढ़ा हुआ था और 2 बिलियन और चढ़ गया था। लगान कहते हैं इंटरेस्ट को। lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। अब lenders के ऊपर उन्होंने 10% का इंटरेस्ट और लगा दिया, मतलब 10 गुना लगान और देना पड़ेगा आपको। So the French Revolution government was obliged to spend an increasing percentage of its budgets on interest payments alone। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो अकेली पड़ गई थी इस इंटरेस्ट को जमा करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने इंक्रीज कर दिए बजट, बढ़ा दिए पैसे। आगे पढ़ते हैं। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, येट इवन द मेजर वुड नॉट हैव sufficient। French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid tax। अब उन्होंने मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। क्या क्या मेंटेन? द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सी चीज़ थी जो उन्होंने मेंटेन करनी थी। फ्रेंच सोसाइटी जब 18th सेंचुरी की थी वो 3 हिस्सों में बांट दी गई थी और जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वही पेड करते थे टैक्स को। द सोसाइटी वॉज पार्ट ऑफ द feudal system that dated back to the Middle Ages। The term monarchy is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। अब जो सोसाइटी ऑफ स्टेट के लोग थे उन्हें कहते थे feudal system कहते थे, ठीक है ना, मिडल एज, बीच के समय पर। अब टर्म ओल्ड रेजमी एक वर्ड है जो फ्रांस को कहते हैं पहले समय में, 1789 से पहले। अब आप फिग देखिए सेकंड, शोज दैट, इसमें बताया गया है स्टेट इन फ्रेंच, पहले मैं पढ़ देता हूँ। फिग सेकंड शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। हाउएवर ओनली a small member of them owned the land they cultivated। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third states। The member of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। The most important of these was exceptions from paying taxes to the state। अब देखिए समझिए, अब हम सबसे पहले तो फिग सेकंड देखते हैं।
ये है फिक्स सेकंड। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को कहते थे क्लर्गी, जो फर्स्ट स्टेट में लोग थे उन्हें कहते थे क्लर्गी। सेकंड स्टेट में जो लोग थे उन्हें कहते थे नोबिलिटी। एंड जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट एक्सेट्रा। अब सेकंड में आते हैं पीजेंट्स, थर्ड में आते हैं स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स। अच्छा, अब समझते हैं हम। अब पीजेंट्स जो थे वो 90% पॉपुलेशन थी उनकी, उनके पास अपना खुद की ज़मीन थी और जो वो कल्टीवेट करते थे। और जो 60% लैंड थी उनकी नोबल्स पे। एंड द चर्च ऑफ रिचर मेंबर ऑफ द, अब जो चर्च के मेंबर थे और जो अदर रिचर मेंबर थे थर्ड स्टेट के, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट एंड टू स्टेट इट्स क्लर्गी एंड नोबिलिटी। अब फर्स्ट स्टेट को हमने कहते थे क्लर्गी एंड सेकंड स्टेट को कहते थे नोबिलिटी। इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, अब उन्हें प्रिविलेजेस मिली हुई थी जन्म से ही। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेप्शंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, इसलिए उन्हें टैक्स पे करने की वो ज़रूरत ही नहीं थी, वो करते ही नहीं थे क्योंकि उन्हें प्रिविलेजेस मिली हुई थी। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues extracted from the peasant. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or participate in the buildings. अब क्लर्गी एंड नोबिलिटी तो फ्री थे बिल्कुल पे टैक्स करने के लिए, इसलिए जो थर्ड स्टेट के लोग थे पीजेंट्स जिन्हें कहते थे हम, वो घरों में काम करते थे, आर्मी की रोड बनाने में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, क्योंकि उन्हें पे टैक्स करना था, टैक्स पे करना था उन्हें। तो चर्च टू एक्सेप्टेड इट्स शेयर टैक्सेस कॉल्ड टेथिस फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। These include a direct tax called tally, a number of indirect tax which were levied by articles, everyday exceptions like salt or tobacco. The burden of financial and activities of the state through taxes were borne by the third state alone. अब हम देखते हैं जो चर्च के मेंबर थे जो वो टैक्स लेते थे पीजेंट से, उसे कहते थे टिथीस। और जो इंक्लूडेड जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसे कहते थे टेली। अब डायरेक्ट टैक्स जैसे सॉल्ट का, टोबैको का, ये। अब बर्डन ऑफ, अब उनके ऊपर बर्डन था, किनके ऊपर? थर्ड स्टेट के, क्योंकि वो अकेले थे टैक्स को पे करने वाले लोग। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पीजेंट्स हैं जो अनाज लाता हुआ, फल फूड, और ये इसके हाथ में जो एक बोरी सी है उसमें सिक्के हुए हैं, और ये बैठे हुए हैं क्लर्क एंड नोबिलिटी के लोग, इसे दे रहे हैं ये। अब देखते हैं कैसा स्ट्रगल होता है सर्वाइव जीने का। Population of France rose from about 23 billion in 1715 to 28 million in 1789। 23 बिलियन थी 1715 में और 28 बिलियन हो गई 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन। तो दिस लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ने लग गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, so the price of bread, which was staple diet of the majority, rose rapidly। अब जब डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली सी बात है कि पैसे भी बढ़ जाते हैं फूड ग्रेन्स के, इसलिए जो पीजेंट थे वो तो खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास एक ब्रेड ही ऐसी चीज़ थी जिससे वो खा के गुजारा कर सकते थे, लेकिन ब्रेड के भी प्राइस बढ़ गए थे। तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड भी थे एज लेबर्स इन वर्कशॉप पे काम करते थे वो, हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब उन्होंने फिक्स्ड कर दी थी वेजेस ओनर्स ने वर्कर्स की, लेकिन बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। उस वेज में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वेन थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉफ्ट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। This led a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the Old Regime।
अब जो गैप आता है ये रिच और पुअर के बीच में, सूखा पड़ जाना और हार्वेस्ट ख़त्म हो जाना बिल्कुल, इस पूरी गैप को हम नाम दिया सब्सटेंस क्राइसिस। अब हम सब्सटेंस क्राइसिस को समझते हैं। सब्सटेंस क्राइसिस होता है, देखिए न्यू वर्ड्स में लिखा हुआ है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इंट्रीगेट वन हुज मैनवर रिमेन्स अननोन। अब इसका मतलब है, सब्सटेंस क्राइसिस का मतलब है कि एकमात्र सहारा जीने का, आप ऐसे समझिए कि उनके पास ब्रेड ही थी जो जीने का सहारा थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि उसके प्राइस बढ़ा दिए, और वो पीजेंट थे, उन्हें टैक्स भी भरना होता है और अपने खाने के पीने के लिए भी कुछ पैसे बचाने होते हैं, इसलिए वो बहुत ही, इस वर्ड को इसलिए हमने सब्सटेंस क्राइसिस का, एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब हल्के हल्के प्रिविलेजेस का एंड होने लगा और मिडिल क्लास प्रिविलेजेस आ गया। कैसे? इन द पास्ट peasants and workers had participated in the revolts against increased tax and food scarcity। अब peasant और वर्कर जो थे वो पार्टिसिपेट करने लग गए थे किसके अगेंस्ट में? इंक्रीज टैक्स के और फूड सिक्योरिटी के, मतलब टैक्स को बढ़ते हुए और फूड ग्रेन्स को भी पैसे बढ़ते हुए, इसलिए वो खड़े होने लग गए थे। बट लेकिन दे लैक्ड द मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स within the third stage who had become prosperous and had to access education and new ideas। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमने देखा कि वो खड़े तो हो गए थे, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं थे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को चलाने के। अब उन्हें लेफ्ट कर दिया था ग्रुप से, लेकिन थर्ड स्टेट्स के कुछ अदर ग्रुप्स आए जिनके पास एजुकेशन और अदर न्यू आइडियाज़ थे। अब वो कौन से ग्रुप थे हम देखें। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer member of society। अब हम जो वो ग्रुप आए, अब हमने उनका नाम दे दिया रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उनके पास सिल्क, टेक्सटाइल, वूलन को मैन्युफैक्चर करने की और एक्सपोर्ट करने का काम था। अब आप समझ लीजिए कि उनके पास कितना पैसा आता है। अब वो थर्ड स्टेट्स के लोगों के साथ खड़े हो गए। इन एडिक्शन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें कि वो मर्चेंट भी थे बहुत से और मैन्युफैक्चरर्स भी थे। थर्ड स्टेट्स इंक्लूडेड प्रोविजंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब थर्ड स्टेट में कुछ लोग थे, लॉयर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी प्रिविलेज बाय बर्थ। अब उन्होंने कहा कि प्रिविलेजेस के बारे में कहा था उन्होंने कि किसी भी ग्रुप को उसकी जन्म से ही प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए। क्यों? रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट। प्रिविलेजेस जब देना चाहिए जब उसकी मेरिट लगने लगे आगे। These ideas envisages a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। अब जो ये आइडियाज दिए थे वो थे जॉन लेक एंड जीन जैक्यूज राउस्के। ये फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि सबको इक्वल लॉज मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिलनी चाहिए, और किसी को भी शुरू से प्रिविलेजेस नहीं देनी चाहिए। अब इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लोग सर्टेड टू रेफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। अब वो भी अगेंस्ट थे मोनार्क के। कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड ऑफ प्रोस्परिंग अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब राउस्की ने कहा था कि जो आइडिया ये आगे आए हैं इसे बढ़ाने के लिए जो कुछ लोग हैं उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजने चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया था। स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी है मोंटेस्क्यू ने। ये मैं आपको नोट्स में बताऊंगा अच्छे से करके। अब तो ये सब लिखा है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ आपको। नोट्स में मैंने आपके लिए बहुत ही मेन पॉइंट लिखे हैं
जो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने पावर डिवीजन कर दी थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो दिस मॉडल गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू द फॉरवर्ड फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड द डिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये मॉडल देखा गया था यूएसए में। कब? यूएसए में भी करा गया था। कब? जब जो 13 लोग थे जिन्हें आज़ाद करवाया था उसके बाद में ब्रिटेन से। तो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीड इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थी वो एक एग्जांपल थी, हमारी पॉलिटिकल थिंकर थी फ्रांस की। तो आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेलेक्चुअली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड एमंग पीपल दोज बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब ये जो आइडिया आते थे इनके फिलोसफर के दिमाग में, ये सैलून्स में बैठ के, कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के आते थे। ये डिस्कस भी करते थे बातें आपस में। एंड एमंग, अब जब बहुत से लोग होते हैं कॉफ़ी शॉप में, सैलून में, अब जब वो आइडिया डिस्कस करते हैं तो बहुत से लोग सुनते भी हैं, इसलिए वो हल्के हल्के फैलती गई बातें, इसलिए वो पेपर में भी आती गई, न्यू बुक्स में भी आती गई। तो दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट। उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता ग्रुप को। हु कुड नॉट रीड एंड राइट, अब जो सुन नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, वो जो कॉफ़ी शॉप में आके बैठ जाते थे लोग और तो वो सुन लेते खाली। तो द न्यू 16 प्लांट इम्पोज फॉर द टैक्सी टू एबल टू मीट द एक्सपेंसिव स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब उसे गुस्सा आया, किसे? लुइस 16 को, ये सब पढ़ते हुए। अब वो अगेंस्ट था, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ, जो ये सिस्टम बनाया था किन्होंने फिलोसफर में, वो उसके अगेंस्ट था लुइस 16।